व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आज ही हमारी तीसरी वीडियो है। अब तक दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक मॉर्निंग में न्यूज़ डिस्कशन की और इसके बाद में जो वीडियो अपलोड की है कि किस तरीके से ये वीडियो बनाई जाती है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और देख के सीख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो बनाने में तो आप लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों का रिविजन भी होता रहेगा, साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी। ठीक है, और इससे लोगों की हेल्प भी होती रहेगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो क्वेश्चन पूछे थे पहले उनका आंसर देख लेते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा था, जो कि कुलभूषण जाधव जी से रिलेटेड था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर आया था क्या कि पाकिस्तान में जो केस चल रहा है उस पर तब तक रोक लगा दी जाए जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाता है कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, तब तक वो उनको केस को आगे नहीं चला पाएंगे। ओके, तो ये देखिए, इसके बारे में मैंने पूछा था तो मॉर्निंग में, तो उसके बारे में बता देते हैं हम। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, जो इसका हेडक्वार्टर है वो हैग में है, नीदरलैंड में। इसमें टोटल जो जजेस होते हैं वो 15 जजेस होते हैं और यहाँ पे अपॉइंट नहीं करता है उनको कोई भी, वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 9 ईयर उनका टर्म पीरियड होता है। हालांकि ये मैं मॉर्निंग में बता चुका था, हल्का फुल्का सा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा उस टाइम पे। और स्टेब्लिश जो किया गया था उसको 1945 में किया गया था। देखिए, ये सारी चीजें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में स्टार्ट हुई थी। जिस तरीके से सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में, तो चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए उसी टाइम पे बहुत सारी यूएन की जो एजेंसीज हैं वो सारी निकल निकल के आई कि चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सके और फिर से वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होने के बाद में वर्ल्ड वार थर्ड स्टार्ट न हो सके किसी भी कारण से। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए, अगर किसी के बीच में लड़ाई होती है तो उसका रीज़न क्या होता है? मैक्सिमम इकोनॉमिक रीज़न होता है। खाना नहीं मिल पाता है, पुअर्टी वगैरह होती है। तो इस इन सब चीज़ों से आदमी में फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ट्रेड की वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर ये चीज़ें सेटल डाउन की जाएँगी तो फिर आराम से जो थर्ड वर्ल्ड वार है उसका होने की आशंका कम रहेगी। ठीक है? तो इसके प्रेज़िडेंट जो है वो रोनी अब्राहम है। ठीक है ना? जॉन अब्राहम, याद रखिएगा उस हिसाब से रोनी अब्राहम हो गए। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड था। मैंने पूछा था कि कौन-सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें हिनायाना और महायाना डिवाइड, मतलब जो बुद्धिज़्म है 2 जगह डिवाइड हो गया था। एक को महायाना बोला और एक को हिनायाना बोला। देखिए, कंडीशन क्या हो गई थी। कंडीशन ये, पहले तो काउंसिल देख लेते हैं। पहले 3 मैंने चारों काउंसिल के बारे में मॉर्निंग में बताया था कि 4 काउंसिल हुई थी इसकी। ठीक है ना? तो उन 4 काउंसिल में जो पहले वाली काउंसिल थी उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसमें कंपोजिशन किया गया था विनय पत्रिका और सुत्ता पत्रिका। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विनय पत्रिका और सुत्ता पत्रिका। विनय पत्रिका के बारे में और सुत्ता पत्रिका के बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। विनय पत्रिका रिलेटेड टू किससे है? जो रूल बनाए जाते हैं, जैसे मोंक वगैरह होते हैं, पहाड़ियों में जाके रहने लगते हैं, तो वे जो वहाँ पे रहते हैं तो उनके रहने के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी संघा बोलते हैं उनको। संघा में किस तरीके से मोंक रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी विनय पत्रिका में लिखी गई है। ठीक है, और जो टीचिंग वगैरह है बुद्धा की वो सारी सुत्ता पत्रिका में लिखी गई है। तो जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसमें इन दोनों से रिलेटेड बातें आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखनी है, ये काउंसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हुआ था? कंपोजिशन हुआ था इन दोनों का। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्वेश्चन ये हो गया, आप लोग इसके बारे में याद रखना है। और अब फोर्थ काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल में ये सारी बातें थी और फोर्थ काउंसिल में ये है। फोर्थ काउंसिल जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये 72 एडी में हुई थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे मतलब ये इनके अंडर में हुई थी, कुषाण किंग कनिष्क के अंडर में हुई थी। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया था, महायाना और हिनायाना में डिवाइड हो गया था इस एक्ट। ठीक है ना, बुद्धिज्म एक तरीके से एक को थोड़ा कट्टर बोल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा जो रूल और रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करने वाले हैं आराम से। जिस तरीके से हिनायाना है, थोड़े ये आप लोग बोल सकते हैं ज्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा रूल रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करते हैं, और महायाना थोड़ा आसान तरीके से जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था मैंने मिलंद पनाह के बारे में। आप लोगों को ये भी याद रखना है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें क्या होता है, ग्रीक लीडर थे जिनका नाम था मनिंदर। ठीक है, और दूसरी साइड में थे नागसेन। तो इनके दोनों के बीच का डिस्कशन है, क्वेश्चन और आंसर है। ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपको इसका नाम याद रखना है। तो मिलंद पन्हा जो है, इसमें दोनों के बीच के डिस्कशन है। ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्कशन दर्शाया गया है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इस वाले अवार्ड के बारे में हम मॉर्निंग में बात कर रहे थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तो देखिए, जो रहने वाली थी इनके नाम पे अवार्ड था, ये रहने वाली इंग्लैंड की थी। मतलब पैदा जो हुई थी इटली में हुई थी, फ्रांस में, वो फ्रांस में बोला, फ्लोरेंस में। तो ये इनके नाम के आगे भी लगा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे इटली में ये पैदा हुई थी और जो एक्सपायर हुई थी वो हुई थी कहाँ पे? ये यूके में हुई थी। ठीक है ना, तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंग्लैंड की, तो हो सकता है इन्होंने सिटीजनशिप वहां की ले ली उस टाइम पे। तो वो सब चीजें याद रखने वाली नहीं है। याद आपको क्या रखना है? नाम देखिए, इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, द लेडी विद द लैम्प।
ये इनका निकनेम था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इन्हीं के नाम पे जो नर्स से रिलेटेड जो अवार्ड दिया जाता है 35 अवार्ड दिए गए हैं अभी। तो उनके नाम उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है थोड़ी सी। एक तो ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं जो इनका निकनेम था, ठीक है ना। और जो अवार्ड दिए जाते हैं वो कितने जाते हैं 35 दिए जाते हैं और 12 मई को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना जो मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा था। स्टैब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1912 में, और जो फर्स्ट दिया गया था वो 1920 में दिया गया था। ये कुछ मॉर्निंग में क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब ये इनके आंसर हो गए। आइए अब आगे चलते हैं। न्यूज एनालिसिस का पोर्शन देख लेते हैं अब अपना थोड़ा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बात किया गया नेत्रावती रिवर की। तो पेज फर्स्ट पे न्यूज थी, नेत्रावती रिवर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे सैंड माइनिंग हो रही है, तो थोड़ा रिवर का नाम याद रख लीजिएगा। रिवर कहाँ पे पड़ती है, ये कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है ना। इसके बारे में नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जोजिला पास के बारे में जिक्र किया गया है। जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है जोजिला पास, इसका आप लोगों को नाम याद रखना है, जोजिला पास, ठीक है ना। तो ये वैली को किससे जोड़ता है, वैली को लेह वाले रीजन से जोड़ता है, जिसको लेह लद्दाख बोलते हैं। तो इसके साथ साथ में यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी रोड वगैरह होती हैं बॉर्डर पे, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, आप लोगों को ये याद रखनी है, जो रोड बॉर्डर पे जो रोड होती हैं उनकी देख रेख जो की जाती है वो किसके अंडर आती है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। नितिन गडकरी जी के पास में जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में नहीं आती है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जो बॉर्डर पे जो रोड रहती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग ढंग से। इसको जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1960 में बनाया गया था। तो 1960 से वर्क कर रही है। तो जोजिला पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर वगैरह, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन कई बार आ जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को कम से कम एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन है पेज 1 और पेज 8 पे। आप लोगों ने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था असेंबली का, तो उसमें एक डेमो दिखाया था जिसमें दिखाया गया था कि जो मशीन है, जो वोटिंग मशीन है, उसको किसी भी तरीके से, मतलब एक तरीके से उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। तो इस बारे में दिखाया था। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बोला कि वो एक डेमो था, अगर आप असली को करके दिखाएं तो हम माने। तो चैलेंज किया है सब पार्टी को कि क्रैक करके दिखाओ ईवीएम मशीन को, ठीक है। तो ये तो बात बोली गई है। इसके अलावा क्या बोला गया कि आने वाले अब जितने भी इलेक्शन होंगे आने वाले टाइम में, उन सभी इलेक्शनों में वीवीपीएटी, ये होता है वीवीपीएटी। तो ये वाली मशीन यूज की जाएगी, जिसमें आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे स्कीम दे रखी है, यहाँ पे जिसको पार्टी को आप लोग वोट देंगे उसका सिंबल दिखेगा, कैंडिडेट का नाम दिखेगा, और यहाँ पे स्लिप निकल के आएगी। वो स्लिप वो आप वो हाथ में नहीं ले जा पाएंगे, वो स्लिप यहीं पे अंदर गिर जाएगी, बस आपके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। लिखा भी हुआ है यहाँ पे वेरीफाइबल है, मतलब वेरीफाई करेंगे आप लोगों की वोट जो है सही जगह गई है या नहीं गई है, ठीक है। तो ये कनेक्ट किया जाएगा सारी वोटिंग मशीन से। और ये वोटिंग मशीन होती है यार, ये कहीं भी बाहर साइड कनेक्ट नहीं होती है, कंप्लीटली रूम के अंदर रहती है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी। और ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, नजीम जैदी जी। तो इन्होंने ये चैलेंज किया है, इन्होंने बोला है आगे आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे तो वो सारे वीवीपीएटी के थ्रू किए जाएंगे। ओके, पेज 5 पे ये वाली न्यूज है। इस तरीके की न्यूज भी कई बार पूछ ली जाती है अमिताभ बच्चन जी के बारे में। पेज 5 पे न्यूज है, जो बिग बी, जिनको अमिताभ बच्चन जी को बिग बी भी बोला जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको क्या बनाया है, इनको बनाया है, मतलब बॉलीवुड के एक्टर हैं, आप लोग सभी जानते हैं, गुडविल एम्बेसडर बनाया है। कहाँ का, इसको बनाया साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया रीजन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड, मतलब ये अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में कि ताकि कोई भी इसके चंगुल में ना फंस सके। इनको किस लिए बनाया, क्योंकि ये इसके बीमार रह चुके हैं, इसके मरीज रह चुके हैं इस बीमारी की, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बीमारी को होने पे कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई सारी बातें और भी बोली गई हैं कि लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर बेकार हो जाता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पी जाती है उससे भी काफी प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों में। तो मतलब उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें बनी होती है जो कि हमारे लीवर पे डायरेक्ट एक तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए क्या बोला गया है, इसके अलावा ये बताया गया है कि देखिए वैसे तो ये डिजीज प्रिवेंटेबल है, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लोग बाग अपने खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और बहुत सारे जैसे जंक फूड वगैरह हो गए, ऐसी चीजों लेने की वजह से ये काफी हद तक हो जाती है। और जो एशिया वाले रीजन में जो बताया जा रहा है, लगभग 4,10,000 आदमी हर साल एक्सपायर होते हैं इसकी वजह से। अब देखिए कितनी खतरनाक बीमारी है। तो ये अवेयरनेस फैलाएंगे इसके बारे में, जिससे कि इसको टैकल किया जा सके। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे हैं, अभी यात्रा पे गए हुए हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की यात्रा पे हैं वहां पे, तो अभी इन्होंने स्पीच दिए हैं, कई सारी चीजें का इनोग्रेशन किया गया है। तो अभी इस वाले एरिया में थे यहाँ पे जब अपने स्पीच दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जो टीम मेकर है उनके साथ में मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब एक तरीके से हम दोनों में कुछ कुछ कॉमन है। वो क्या है कि आप चाय बेचते हैं और मैं एक चाय वाला हूँ, काइंड ऑफ चीजें वो बोलना चाह रहे थे यहाँ पे।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिए तो चाय के बारे में, श्रीलंका के बारे में बात हो गई। बहुत अच्छी चाय मिलती है श्रीलंका वाले एरिया में भी, खासकर मार्केट में हम लोग, हमारे एरिया में जो चाय मिलती है उसके साथ में इसका कंपटीशन रहता है। तो हमारे एरिया में देख लेते हैं इंडिया में चाय कहाँ कहाँ मैक्सिमम पाई जाती है। सबसे जो ज़्यादा एरिया वाले हैं वो यहाँ पे 3 एरिया हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे चाय पाई जाती है। एक तो इस वाले एरिया में पाई जाती है, खासकर उत्तराखंड आप बोल सकते हैं। दूसरा हो गया केरला, तमिलनाडु, ये साउथ वाला रीजन हो गया। और तीसरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी इस तरीके का आए कि चाय कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, एक साइड में गुजरात दे दिया, दूसरी साइड में राजस्थान दे दिया, या फिर मध्य प्रदेश दे दिया और एक केरला दे दिया, तो आप लोगों को कम से कम एरिया का तो पता होना चाहिए। नाम ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कम से कम एरिया का आइडिया होना चाहिए आप लोगों की किस किस एरिया में पाया जाता है ये। ठीक है, उससे फिर आइडिया लगा जा सकता है, कम से कम आप आंसर दे सकते हैं एलिमिनेशन के मेथड से। तो इस एरिया को याद रखिएगा थोड़ा मैप में, जो जो ग्रीन वाला एरिया है वहां वहां पे यहाँ पे हमारा टी वाला एरिया पाया जाता है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी अच्छा है, पेज 10 पे न्यूज है, यूएस जापान अब क्या टेंड करने चाह रहे हैं। जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अब ज्वाइन करने जा रहे हैं। कौन ज्वाइन करने जा रहा है? उसको ज्वाइन करने जा रहा है यूएस और जापान। आप लोग जानते हैं कि जापान के साथ में कितने इशू हैं चाइना के, बहुत सारे इशू हैं। जापान सी में भी इतने सारे, यहाँ पे इस साउथ चाइना सी है इसमें बहुत सारे इशू चल रहे हैं, इस चाइना सी में भी इशू चल रहे हैं, यहाँ पे वियतनाम के साथ में भी इशू चल रहे हैं, और वियतनाम के जो लीडर हैं वो पहले ही वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो जापान के साथ में इशू चल रहे हैं, जापान पहुंचने वाला है। यूएसए के साथ में आप लोग जानते हैं कितने सारे इशू चाइना के चलते रहते हैं, तो यूएसए भी पहुंचने वाला है। तो अब आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि जब ये सब जाने के लिए तैयार हैं, इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 29 कंट्री के तो लीडर जा रहे हैं, और जो बची हुई जिनके लीडर नहीं जा रहे हैं वहां से एक डेलीगेट्स भेजा जा रहा है। ठीक है ना, एक किसी भी लीडर, किसी भी जो वहां का आदमी है, कोई नेता है छोटा मोटा, उसके उसके लीडरशिप में वहां पे आदमी को भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया अब तक साइलेंस है, इंडिया ने अब तक कुछ भी नहीं बोला इसके ऊपर कि आखिर करना क्या चाह रहा है। अगर यूएसए को देखो तो यूएसए भी इतने दिनों से अगर देखा जाए मतलब तानातानी चल रही थी, तब भी भेजा जा रहा है। इवन साउथ कोरिया जिनके साथ में भी नहीं बनती है, वहां से भी भेजा जा रहा है। वियतनाम के साथ में इनकी नहीं बनती है, वियतनाम में तो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वहां पे तेल से रिलेटेड जो एरिया है वहां पे चाइना कहता है ये हमारे वाला एरिया है। और इवन जो इंडिया की कंपनी है वहां पे वियतनाम हमको बुलाता है वहां पे तेल निकालने के लिए। तो जब हमारे यहाँ से शिप जाते हैं तेल निकालने के लिए, तो चाइना बोलता है कि हमारे वाला एरिया, और उसकी वजह से भी लड़ाई रहती है। तब भी वियतनाम के प्रेसिडेंट वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये तो कंट्री जा रही है। इसके अलावा और कौन जा रहा है? इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी एंटिनो गुटरेस जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं क्रिस्टिना लेगार्डे जा रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है किम योंग, ये भी जा रहे हैं। तो ये इतने सारे आदमी जा रहे हैं जो कि अच्छे अच्छे लीडर और सारी ऑर्गेनाइजेशन सब वहां पे जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने। तो इंडिया के बारे में क्या किया जाए? इंडिया को भी डिसीजन लेना चाहिए। देखिए पहले से भी कई सारी आशंका निकल के आ रही है कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इंडिया ने एक प्रॉब्लम पहले से हम लोगों ने बता रखी है, डिस्कस की थी। इंडिया की प्रॉब्लम बस यहाँ से है, जो ये वाला पोर्शन जो पाकिस्तान का जा रहा है ना, जिसको बोला गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारी टेंशन बस ये है। अगर ये इस वाले पोर्शन को यहाँ से जो हमारे वाले एरिया से होके हुए जा रहा है, ये भी पार्ट है वन रोड वन बेल्ट का, तो अगर ये किसी तरीके से, इंडिया ने कई सारे सजेशन दिए कि इसको यहाँ से ना होके यहाँ से पहुंचा दो इसको, या फिर इसका नाम चेंज कर दो, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब हम इस वाले एरिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एरिया है। तो उसके बारे में हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो देखिए अब आगे आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लिया जा सकता है, जब इतने सारी कंट्री के लीडर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी देखिए आने वाले टाइम में अपने जो डेलीगेट्स हैं वहां भेज देगा, या क्या किया जाएगा अभी उसके ऊपर मतलब अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, जैसे डिसीजन लेगा फिर न्यूज में आएगा, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। सेंटर ने स्कीम स्टार्ट की थी जिसे बोला गया था उड़ान स्कीम, जिसको बोला गया था उड़े देश का आम इंसान। तो इस उड़ान स्कीम के तहत हम लोगों ने एक चीज देखी थी, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए जो भी यहाँ पे इतने सारे जो जहाज उड़ाए जाएंगे उसका पर्पज क्या था? वो था रीजनल कनेक्टिविटी। ये रीजनल कनेक्टिविटी तो होगी, तो कुछ तो ऐसे एयरपोर्ट है जो कि बहुत सारे पुराने एयरपोर्ट अलग अलग एरिया में, मतलब एक तरीके से पट्टी बना दी गई थी वहां पे पहले, आज तक उसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट है अलग अलग एरिया में, तो एक तो उसको यूज करने की बात चल रही थी। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल पोर्ट को यूज किया जाएगा, तो वहां पे पहले जो बोला गया था वो 7,500 से 8,500 रुपए अगर यूज करने का था उसको पर फ्लाइट के बेस पे लेना था वहां को। ठीक है, तो उससे चार्ज किया जाएगा, पर लेकिन अब उसको घटा के क्या कर दिया गया, 5,000 कर दिया गया है। और पहले जो बोला गया था हर एक जो वहां पे पैसेंजर होगा उस पर पहले बोला गया था कि 50 रुपए पर पैसेंजर इम्पोज किए जाएंगे, अब उसको घटा के 30 रुपए कर दिया गया है।
तो ये देखिए जो यहाँ से पैसा कमाई का आएगा, वो पैसा उन आदमियों को दिया जाएगा, उन फ्लाइट वालों को दिया जाएगा जो कि फ्लाइट उड़ा रहे हैं इस वाले रूट पे। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह जब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीज स्टार्ट की जाती है, वहां पे होता है कई बार अर्निंग भी नहीं आती है। अगर अर्निंग भी नहीं आ रही है फिर भी वहां फ्लाइट उड़ाई जा रही है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ये इसी तरीके से उनका जो खर्चा है, उनका जो घाटा है, उसको कम करने के लिए इस तरीके की सब्सिडी दी जा रही है। तो 80% यहाँ से दिया जाएगा और 20% जो है वो स्टेट के द्वारा दिया जाएगा, जिस स्टेट में ये एक तरीके से जाके जिस स्टेट में ये मतलब उड़ान भरी जाएगी, ठीक है ना। तो उड़ान की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही था, उड़े देश का आम नागरिक, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, ठीक है ना, जो पूरी स्कीम ये चलाई गई है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ली जाती है कि फंड वगैरह कहाँ से आ रहा है। ये वाली न्यूज पेज 11 पे न्यूज थी। देखिए जिस तरीके से FII होता है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो कि फॉरेन से यहाँ पे इन्वेस्ट करने आते हैं, तो उनका जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं घटता बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट। अगर मान लीजिए यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो वहां उनको ज्यादा पैसा मिलने लगेगा, तो भाग के वहां चले जाएंगे। जरा सी देर में अगर जापान ने बढ़ा दिया तो जापान में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो बहुत ही मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बिना पैंदी के लोटे होते हैं, उधर को ही टरक लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पर लेकिन इसकी चलते क्या हुआ है अभी यहाँ पे, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे, मतलब जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी है या फिर बैंक्स वगैरह हो गए या फिर म्यूचुअल फंड वाले हो गए। ये होता क्या है, देखिए मान लीजिए आप लोगों ने बैंक में इंश्योरेंस में कहीं पे पैसा जमा कर दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक में जमा कर दिया, एफडी बना दिया आप लोगों ने, तो कि 5 साल के बाद में इतने पैसे होंगे उसको निकाल लेंगे, 5 या 7 साल के बाद में जितना भी होगा। तो वो जो पैसा रहता है इतने लंबे समय तक, तो क्या करते हैं उसको स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं। तो इस तरीके से उससे पैसा कमाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना वो खाली पैसा कमा पड़ा रहेगा ऐसे ही। आप जो पैसा जितना जमा करते हैं वो उसमें से बहुत ही कम पैसा वहां पे रखा जाता है बैंक में, बाकी का जो सारा पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है मार्केट में, जिससे कि उससे कमाई ली जाती है। तो इस तरीके के इसी तरीके से जो इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसी तरीके के जो इन्वेस्टर उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जिस तरीके से कंपनी हो गई, ये इंश्योरेंस कंपनी या बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो FII से जो है हमारे यहाँ पे पैसा आना कम हो गया है, फ्लो कम हुआ है कहीं ना कहीं। पर लेकिन इतने लेवल पे नहीं हुआ है, वो जो फ्लो कम हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका जो पेस है, जो जगह बनी थी वो कहीं ना कहीं भर दी गई है। डोमेस्टिक फंड इन्वेस्टर है, जो DII है, उनके द्वारा भर दी गई है, ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इससे रिलेटेड। पेज 11 पे ये न्यूज है, ये GST से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले तो यही पता होना चाहिए, GST कंप्लीटली इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंड है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग दूध लेने जाते हैं, हर बार दूध का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं तो मान लीजिए आप दूध लेने गए मदर डेयरी का या किसी का भी अमूल का, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पे उसको पैसे दे के आएंगे, जितने भी आप लोगों ने दूध लेना है, हाफ लीटर लेना है, 1 लीटर लेना है, तो आप दूध के पैसे उसको दे के आएंगे। पर लेकिन होगा क्या यहाँ पे, यहाँ से ये होगा कि ये यहाँ से पैसा जो है इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास में टैक्स पहुंच जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स पहुंच जाएगा इनडायरेक्ट वे में, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो GST के थ्रू ये बोला जाए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीच में सेंटर हो गया और टोटल साइड में सारे स्टेट हो गए, तो 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी हो गए। तो इनको सबको मिला के काम करना, सबकी बातें सुनना, ऐसा नहीं अपनी दादागिरी दादागिरी चलाना यहाँ पे। इसी के कॉन्सेप्ट पे जो नीति आयोग गठन करके आया, वो भी इसी के बेस पे आया। नीति आयोग से पहले जो प्लानिंग कमीशन था, वहां पे क्या थी, टॉप से बॉटम अप्रोच थी। मतलब जो प्लानिंग कमीशन के ऊपर वाले लीडर हैं वो कुछ भी बना देते थे प्लान, तो उसको नीचे इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, नीचे जो है यहाँ से प्लान पूछा जाएगा और ऊपर को लेके आना है उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये इसी के ऊपर वर्क करता है। तो GST भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, लगभग बोला जा रहा है कि जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई से जो GST स्टार्ट होगा उसमें ये माना जा रहा है कि जितना भी यहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा, देखिए एक तरीके से फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा उससे, क्योंकि दोनों टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, स्टेट भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है और सेंटर भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। और एक तरीके से मतलब दोनों में जब एडमिनिस्ट्रेशन भी, पहले क्या होता था, देखिए एक हायरार्की बनी रहती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स वैट बोलते हैं, वो इसी के बेस पे बोला जाता है। जितनी वैल्यू ऐड होती रहती है, मतलब जैसे मान लीजिए कार बन रही है अभी, ठीक है ना, कार के पहले टायर आए उसके ऊपर टैक्स लगा, फिर कार का जो ऊपर का जो ढांचा बनाने वाला वो आया उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, हैंडल लेके आए उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता था। फिर जब कार बन के आई मार्केट में उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो एक कास्केडिंग हो जाती थी। तो वो कम से कम अब घट जाएगी, अब फाइनल डेस्टिनेशन पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना, ये बात बोली जा रही है। तो आप लोगों को याद रखना है ये एक फाइनल एंड पे लगने वाला टैक्स है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिड्यूस होगा। पहले हर जगह चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, अब उस चीज से भी निजात मिलेगी। ओके, आइए अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों को जो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाईवे के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी है तो विल नॉट हेल्प, किसमें हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला देख लीजिए, देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोगों को आंसर देना है, तभी इसका फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन डिस्कशन का, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला क्या बोला गया है, ये देखिए पहला बोला गया है क्या करेगी यहाँ पे, इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। नॉर्मल सी बात है यार, जब हाईवे के दोनों साइड में फॉरेस्ट लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे और यहाँ पे भी पेड़ लगाए जाएंगे, तो फॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज करेगी, नॉर्मल सी बात है करेगा। रिड्यूसिंग द रोड एक्सीडेंट, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट कैसे रिड्यूस करेगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है ना, ये दो रोड है यहाँ पे, एक ये वाली रोड हो गई, एक ये वाली रोड हो गई। अगर यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ आप लोगों को लगे हुए हैं, ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, इधर से आदमी इधर को जा रहे हैं और इधर से इधर को जा रहे हैं, तो जो इधर से ट्रैफिक आ रहा है तो वहां से लाइट आती है निकल के, ठीक है ना। तो वो लाइट क्या होती है, अगर इधर से कोई आदमी जा रहा है उनकी आंखों पे डायरेक्ट वो लाइट पड़ती है, और जो इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है उनकी आंखों पे पड़ती है, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस भी इससे घट जाते हैं। कटिंग डाउन द पोल्यूशन, नॉर्मल सी बात है, पेड़ लगाएं तो पोल्यूशन कटिंग डाउन होगा। रिड्यूसिंग द लैंड एक्वायर रिक्वायर फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, ये कैसे पॉसिबल है यार, लैंड तो जितनी जरूरत होगी उतनी होगी ना, यहाँ पे लैंड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि कोई गलियारा बनाया जाएगा फिर उसकी जगह पे, तो ये बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंडिया का सारा पोर्शन जो 9 स्टेट आते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है और क्या आता है, वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 स्टेट है। तो जो जितने भी ये 9 स्टेट है इनको मिला के यहाँ पे जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जाएगा, पोर्ट डेवलप किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पोर्ट को डेवलप करके सागर माला, ये इस तरीके की माला बनाई जाएगी, इनको सबको कनेक्ट भी किया जाएगा अच्छे से। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस किस चीज पे करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेंस, डिफेंस का कहीं नाम है इसमें, डिफेंस चेक पोर्ट्स इन द इंडियन ओशियन, बिल्कुल भी नहीं, कोई नाम ही नहीं है कहीं पे। डीपनिंग द स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, मतलब स्टेट ऑफ मलक्का पड़ता कहाँ पे, आप लोग एक बार वो देख लीजिए, यहाँ पे पड़ता है स्टेट ऑफ मलक्का, ये वाला स्टेट जो है, यहाँ से अगर कोई भी जहाज इधर से होते हुए आ रहा है तो ये वाला है स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को, स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से होते हुए इसको बोला है कि डीप करने की कोशिश है कि यहाँ पे डीप किया जाएगा इसको, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ की खुद का जो एरिया है उसको कनेक्ट करने की बात चल रही है। तीसरा क्या है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, डबल टैक्स अवॉइडेंस के बारे में क्वेश्चन है ये। डबल टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी, वो कंपनी क्या काम कर रही है, ए हो गई, यहाँ हो गया बी, ठीक है ना। कोई कंपनी है, कोई कंपनी यहाँ पे ए कंट्री में है, ठीक है ना, ए कंट्री में कोई कंपनी है, तो वो मान लीजिए यहाँ पे टैक्स पे कर रही है और इसका व्यापार यहाँ पे भी हो रहा है, तो अगर वो बी कंट्री अगर यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ पे भी टैक्स पे ना करे, मतलब हमारी यहाँ की कोई कंपनी है, मान लीजिए कहीं पे भी व्यापार कर रही है वो जाके, तो उसको एक ही कंट्री में टैक्स पे करना पड़े, तो दो कंट्री के बीच में इस तरीके का डायलॉग हो जाता है कि उसको दो दो जगह टैक्स पे ना करना पड़े कंपनी का। तो मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, वो क्या करती है, ऐसी जगह पे जाके अपने ऑफिस खोल लेती हैं, जैसे कि मॉरिशस हो गया या फिर सिंगापुर हो गया, जहाँ पे टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, तो इसीलिए इन कंट्रियों को टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है। तो इन कंट्रियों के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस के अगर रूल सेट हो जाते हैं तो वो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए चीज की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला गया है, अब इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव तो हो गई जब डबल टैक्स अवॉइडेंस की हेल्प से कहीं ना कहीं चीजों को सेटल डाउन करने में मौका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अमेंडिंग द बैंकिंग लॉ। देखिए बैंकिंग लॉ को अमेंड करने की बात नहीं की जाती है, बैंकिंग से ओनली इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। तो इस तरीके की छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, अमेंडमेंट करने की बात नहीं की जाती है। गेटिंग द म्यूचुअल असिस्टेंस इन द मैटर ऑफ, मतलब किसी भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर है एक दूसरे से म्यूचुअल असिस्टेंट ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उससे कि आपका हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी कितनी है, या उनका हमारे यहाँ पे, या उनकी हमारे उनके वहाँ पे कितनी है। तो इन सब चीजों को सेटल डाउन करने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है। ओके, तो आंसर फर्स्ट हो गया और थर्ड हो गया, तो ये वाला आंसर हो गया। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये यहाँ पे बोला गया है कि जर्नल विद नेम वंदे मातरम, मतलब इसे एक दूसरे से, मतलब आप लोग बोल सकते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, न्यूज़पेपर या लिखावट आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो पहले यह नाम दे रखा है इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आप ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में तीनों तो नहीं है, आप हमेशा कोशिश क्या करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी तो है ही है, अभी इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। तो आधे तो यही लगा के आएंगे फर्स्ट वाला, आधे क्या करेंगे, मैक्सिमम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे ना तो ये है आंसर और ना ये है आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गाना लिखा था, गाने की बात नहीं की गई है यहाँ पे, गाना इन्होंने लिखा था और इससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर निकाले थे वो इन्होंने निकाले थे और इन्होंने निकाले थे, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर इन दोनों ने निकाले थे, यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की गई है, उससे रिलेटेड जर्नल वगैरह है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रहती है, आप लोगों को याद रखनी है, बहुत मतलब आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है थोड़ा सा भी अगर गलत इधर उधर हो जाए तो।
ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर क्या बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज होती है, तो लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर रखे जाते हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट निकल के आया था, ठीक है ना। तो ये एक्ट उनको रोकने के लिए निकल के आया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा है प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, कोई मतलब ही नहीं है, रोकने के लिए था। प्रोवाइडिंग द लाइसेंस, लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करना था, लाइसेंस और रोकना था। बैनिंग द ऑल वर्नाकुलर लैंग्वेज पब्लिकेशन। तो क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा और आप लोग क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे, आंसर हो गया ये। पूछा भी गया है, समझ में भी आता है ये आंसर हो सकता है, पर लेकिन रीजन क्या है, वर्ड ऑल यूज किया गया है, सारों पे नहीं लगाया गया था, कुछ न्यूज़पेपर थे जिन पे लगाया गया था, ठीक है ना। तो जहाँ पे इस तरीके ऑल या फिर होल सारे इस तरीके के जो वर्ड आते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर पे लगाया गया था, सब पे नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये लगाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा, जो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। चीजों को रोकने के लिए, जाके होता क्या था, देखिए हमारे जहाँ के जो लीडर थे वो हमेशा उकसाव के भाषण लिखते थे इनमें, जिससे कि यहाँ पे एक एरिया बना रहे लोगों को, मतलब एक तरीके से, मतलब लोगों में उत्साह जगा रहे देश के प्रति, तो उस तरीके की चीजें होती थी। तो उसको रोकने के लिए इस पे एक्ट लगाया गया था कि जिससे उस तरीके की एक्टिविटी ज्यादा ना बढ़े। नेक्स्ट क्या है, अंटिल द इंडिपेंडेंस, क्या है ये, फ्यूडलिज्म के बारे में बात की गई है। फ्यूडलिज्म के बारे में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल लूंगा। एक तरफ तो ले लीजिए मुकेश अंबानी को, ठीक है ना, और दूसरी तरफ ले लीजिए किसी भी आदमी को जो कि एग्रीकल्चर के एरिया में है। तो इनका क्या काम रहता है, ये क्या करते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई और प्रॉफिट और बेस के बाद ऊपर काम करते हैं। मतलब इनके पास में जितना प्रॉफिट आता है ना, ये उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उससे प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट के बेस पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं एक तरीके से, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। उसके अलावा जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल के आता है, जिसके पास में बहुत सारी जमीन है, जिसके पास में बहुत सारा धन है, बस उसने दबा के रख रखा है, उसका यूज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और जमीन है बस, हाँ नाम पे जमीन है। तो इस तरीके के जो पहले लीडर हुए करते थे, फ्यूडल लॉर्ड बोला करते थे, बहुत सारी जमीन उनके पास हुआ करती थी, अपने यहाँ वो लगाया करते थे, मतलब किसान वगैरह लगाते थे, जो जिनके पास लैंडलेस लेबर होती थी वो वर्क करते थे इनके यहाँ पे। तो उस तरीके का एरिया कौन कौन सा रीजन है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये पूछा गया कि वाज नोट इन प्रैक्टिस, तो डी है इसका आंसर, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो वन, तो बी क्या हो गया, ए बी सी, करेक्ट, ठीक है ना। क्या रह गया, डी रह गया बस। ओके, तो आप लोगों को इस तरीके, मतलब हालांकि ये रटने वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा एरिया पता होना चाहिए, किस किस एरिया में है तो किस किस एरिया में नहीं है। ओके, इस ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने अभी जिक्र किया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा रहा था मुकेश अंबानी जी को लेके। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट, कौन सा नहीं है, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर। कंपिटिटिव मार्केट, नॉर्मल सी बात है, ये तो होगा ही होगा यार, इसके बारे में तो हम जिक्र ही कर रहे थे। सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट का इसमें हाथ रहे, क्या डिमांड आना है, क्या सप्लाई आनी है, गवर्नमेंट डिसाइड करे, नहीं ये नहीं है। पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक कोई ओनरशिप नहीं रहती है, सब कुछ प्राइवेट रहता है, उनकी उनका प्रॉफिट और लॉस रहता है, पब्लिक का कोई हाथ नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ओनली वन, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, ये किसके बारे, किसके द्वारा लिखी गई थी ये, अरे हाँ यार, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, नोट के बारे में पूछा गया, हमने लगा दिया आंसर, कौन सा आंसर सही वाला लगा, यहाँ पे नोट पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगना है आप लोगों को, ये वाला आंसर देना है इसका, ठीक है, ये तो सही हो गया ना। ये पूछा है यहाँ पे गलत कौन सा है, कौन सा इसको फॉलो नहीं करता है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया, ये आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बुक का नाम है आप लोगों को याद रखना है बस, ये तो अखलाक है नसारी, ठीक है। तो इसका बुक का नाम है, ये इसके इनके द्वारा लिखी गई थी, रिटन बाई अल तुलसी, अल तुसी, ठीक है ना, पर्शियन फिलोसफर थे, इनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसको याद रखेगा आप लोग। ये दोनों भी टर्म आप लोगों को याद रखनी है, एक तो है महालबोनिस, ठीक है ना। तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ये एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, इकोनॉमी के बारे में इन्होंने थोड़ी सी अपनी कई सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये क्या था, इनका फोकस क्या था, फोकस था इनका हैवी इंडस्ट्रीज, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज होती है उन पर फोकस देने का बात किया था, क्योंकि अब से पहले जो फोकस किया जा रहा था एग्रीकल्चर वगैरह पे, उन सब पे फोकस किया जा रहा था, अब इन्होंने बोला हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस दो और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा के चलो। तो ये मॉडल कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये प्रमोशन ऑफ द कैपिटल एंड द हैवी, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, मशीन से रिलेटेड मशीनरी, मतलब बांध वगैरह बनाना, बड़ी बड़ी मशीनें लगाना, तो उस पर फोकस था इनका, ठीक है ना। प्लेबेसाइट क्या होता है, प्लेबेसाइट का आप लोगों को डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, ये होता है सिटीजन को वोट करने के लिए पूछा जाता है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए प्रपोजल, जैसे हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो पूछा गया उनसे कि मतलब आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो सिटीजन को वोट करने के लिए बोला जाता है, वोट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये बात, ठीक है ना। तो उनसे पूछा जाता है, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्लेबेसाइड। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
तो इस लेक्चर में इतना ही। देखिए वो वाला लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे बनानी है, जो भी इंटरेस्टेड है उसको बना लीजिएगा और चीज़ों को शेयर कर दिया कीजिए यार। अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आती है तो जितना शेयर करेंगे दूसरों को उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।